लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो पहले कॉलोनीज थी, आज़ाद भी हो रही है, लेकिन इनके बस की नहीं है इनकी कंट्री को चलाना। हिटलर को देखा कि हिटलर क्या कर रहा था, ज्यूज को मार रहा था, जीनोसाइड कर रहा था ज्यूज को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आज कहाँ देखते हैं, इजराइल पैलेस्टाइन वाला इशू देखते हैं, जहाँ पर पैलेस्टीनियंस का जीनोसाइड वगैरह हो रहा है। तो इंडो पाक रिलेशंस की वजह से बहुत सारे कंट्रीज नहीं चाहते कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा की पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबका हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेस करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बुक 1 का चैप्टर है हमारा, ये है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए देखते हैं क्या बता रहा है। व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जरूरत क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम लोग देखते हैं दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही है। जैसे अभी के टाइम पीरियड में हम लोग देखें तो यूक्रेन रशिया का बार बार लड़ाई होती रहती है, पैलेस्टाइन इसराइल के बार बार इशूज उठते हैं, ठीक है। और दुनिया भर में बहुत सारी जगह नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ता रहता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना लड़ता रहता है। तो इन सारे मुद्दे को सॉल्व कौन करेगा, है ना, इन वॉर्स को खत्म करके पीस लाने की बात कौन करेगा। तो हम लोगों के पास एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ वॉर और पीस नहीं बल्कि कोऑपरेशन भी मेंटेन कर सके कंट्रीज के बीच में। देखिए क्या बता रहा है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस के मैटर्स से क्या करता है, हेल्प करता है हमें। दे ऑल्सो हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर अस ऑल। अब देखिए हर जगह पर लोग ही रह रहे हैं, आगे ना, इंडिया में भी लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग रह रहे हैं, चाइना में भी लोग ही रह रहे हैं, बांग्लादेश में भी, ठीक है। तो जब दुनिया भर में ह्यूमैनिटी फैली हुई है तो ये जो ह्यूमंस है इनके बीच में कोऑपरेशन लाने के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस रखने के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर सारे के सारे लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने मुद्दे बता सकते हैं। और जैसे कि डैग हैमर्सहोल्ड बोलते हैं क्या, जॉ इज बेटर देन वॉर, ठीक है। तो जॉ इज बेटर देन वॉर किसने बोला, डैग हैमर्सहोल्ड ने। डैग हैमर्सहोल्ड कौन है, तो उनके बारे में करेंगे हम लोग। ही वॉज द सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि लड़ाई से बेहतर है कि भैया सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड नेशंस में या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आकर बैठे और यहाँ पर बैठकर क्या करें, चीज़ों को डिसाइड करें, ठीक है। हो सकता है कई बार तुम्हें बोरियत हो रही हो डिबेट वगैरह करते हुए, लेकिन लड़ाई करने से बेहतर क्या है, लड़ाई करने से बेहतर है कि हम लोग बातें करें और बोर हो जाए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस लिए जरूरत है, वॉर के लिए, मतलब वॉर को रोकने के लिए, पीस लाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, और एक एज अ प्लेटफॉर्म मिल जाए हम लोगों को जहां पर बैठकर हम लोग मुद्दों को डिस्कस कर सके, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है। इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म्स, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी। ये क्या प्रोवाइड कर सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिज्म प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें इंडिया की, इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग इश्यूज है इंदस रिवर को लेकर। तो इंदस रिवर को लेकर वाटर शेयरिंग का जो इशू है वो किसने सॉल्व करवाया, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर वाला मुद्दा है, कश्मीर वाला मुद्दा, ठीक है। तो कश्मीर वाले मुद्दे पे जो स्टे लगा हुआ है या सीज फायर हुआ है या इंडिया और पाकिस्तान अभी लड़ नहीं रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये किसने करवाया था 1947-48 में यूनाइटेड नेशंस ने करवाया था। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा हो तो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, रूल्स प्रोवाइड करता है कि भैया किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड नहीं करना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और क्या, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या, ऑफिसर्स प्रोवाइड करता है, आर्मी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स है। तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स का काम क्या है, जहां पर भी लड़ाई होती है ये लोग जाते हैं वहां पर, और वहां पर जाकर क्या करते हैं, शांतता लाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में एज अ ह्यूमन रिसोर्स भेजे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पीस एंड कोऑपरेशन तो लाएगा ये, लेकिन पीस एंड कोऑपरेशन लाने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म, बहुत सारे अलग अलग रूल्स, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, टू हेल्प मेंबर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस दैट कॉस्ट विल बी शेयर्ड प्रॉपरली, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि भैया ऐसा भी नहीं है कि
किसी एक कंट्री का फायदा होगा इसमें, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिसको जितनी जरूरत होगी या जिसका जितना बनता है उतना उतना खर्चा उसको देना पड़ेगा, प्लस जिसका जितना बेनिफिट होना है उतना उतना बेनिफिट उसको मिलेगा, ठीक है। दैट द बेनिफिट्स विल बी फेयरली डिवाइडेड, बेनिफिट्स फेयरली डिवाइड होंगे, एंड दैट वंस अ मेंबर जॉइंस एन एग्रीमेंट इट विल ऑनर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। और एक बार कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत तो है वॉर एंड पीस, कोऑपरेशन और क्या, और पीस को प्रमोट करने के लिए, अमन शांति चैन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आगे आते, देखिए क्या बता रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस कैसे बना, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हमें क्या पता है कि हमारे पास लीग ऑफ नेशंस था, लीग ऑफ नेशंस। अब क्वेश्चन है कि सर ये लीग ऑफ नेशंस क्या है, तो लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। और लीग ऑफ नेशंस से पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड कोई पूछे हम लोगों को तो 1914 से लेकर 1919 तक का टाइम पीरियड लगा सकते हैं हम लोग। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते ही हम लोगों ने लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1919 में, ठीक है। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 रोकने के लिए, लेकिन हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 तो हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से इसको खत्म किया गया। कोई पूछे वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। दो चीज समझ में आ गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, दुनिया भर में वॉर ना हो, पीस आ जाए, कोऑपरेशन बढ़ जाए, है ना। अब देखो राइवलरी तो रहेगी, ऐसा नहीं कि राइवलरी नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन उस राइवलरी को कम करा जाए, ठीक है। बार बार धमाके, बार बार क्या लड़ाइयाँ, टेररिज्म ना बढ़े, इसके लिए हम लोग ने क्या करा, हम लोगों को एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, जिसको हम लोग अब यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशंस क्या सर लीग ऑफ नेशंस की तरह है, हाँ लीग ऑफ नेशंस की तरह ही है, लेकिन ये इसका सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है। ये बाप था, ये बेटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ज्यादा स्ट्रांग कौन है और ज्यादा सक्सेसफुल कौन है, तो बेटा ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा स्ट्रांग है। लीग ऑफ नेशंस इतना सक्सेसफुल नहीं था। सक्सेसफुल होता तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं करवाता। यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और 1945 में ये बना है, तो 1945 से लेकर अभी तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन हाँ इतनी पावर्स है कि वर्ल्ड वॉर 3 को रोक पा रहा है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूनाइटेड नेशंस बना कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या था, 1941 में एटलांटिक चार्टर साइन होता है, एटलांटिक चार्टर। और ये एटलांटिक चार्टर साइन करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं विंस्टन चर्चिल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। विंस्टन चर्चिल जो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे। ही वॉज द चर्चिल, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एटलांटिक चार्टर साइन करते हैं। और ये लोग क्या है, अलाइड मेंबर्स के पार्ट है। हम सबको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे पास 2 तरीके के टीम्स बनी हुई थी लड़ाई में। किस किस के बीच में लड़ाई थी, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में, अलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच में। और अलाइड पावर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके दोनों के दोनों है। और ये दोनों के दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों मिल रहे हैं और एटलांटिक चार्टर साइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां से शुरुआत होती है एटलांटिक चार्टर से यूनाइटेड नेशंस बनाने की। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 1942 में बाकी जो अलाइड कंट्रीज थी, सर कितनी अलाइड कंट्रीज और थी, तो बाकी 26 अलाइड कंट्रीज जो है या अलाइड नेशंस जो है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस एटलांटिक चार्टर पे साइन करने के लिए आते हैं। इस एटलांटिक चार्टर पे साइन करने के लिए और इसको एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं। कहां पर, वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में आते हैं। और वॉशिंगटन डीसी में आकर ये 26 के 26 नेशंस जो है इसके ऊपर क्या करते हैं, साइन करते हैं। और बोला जाता है कि ये क्या है, ये डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये एटलांटिक चार्टर के बारे में क्या बता रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस इस टाइम पीरियड में किसको बोला जा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में यूनाइटेड नेशंस बोला जा रहा है अलाइड नेशंस को। तो ये अलाइड नेशंस ने साइन कर दिया उसके ऊपर वॉशिंगटन डीसी में और बोल दिया कि ये हमारा डिक्लेरेशन है कि हम लोग एटलांटिक चार्टर को मानते हैं,
ठीक है। 1943 में क्या हो रहा है देखो, 1943 में अगले साल तेहरान कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या हो रही है? तेहरान कॉन्फ्रेंस। अब ये जो तेहरान कॉन्फ्रेंस है इसमें 3 जने हैं, ठीक है। एक है रूजवेल्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है स्टैलिन, जोसेफ स्टैलिन फ्रॉम यूएसएसआर, फ्रॉम यूएसए, और तीसरा है हमारे पास कौन? विंस्टन चर्चिल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो ये 3 जने और ये तीनों जने मिलकर कहते हैं कि यार हम लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है 1943 में और ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग करते हैं कुछ मीटिंग वगैरह करते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करते हैं, ठीक है। 1945 में क्या होता है? 1945 में या फरवरी 1945 में मीटिंग ऑफ बिग 3 होती है, मीटिंग ऑफ बिग 3। और ये जो मीटिंग ऑफ बिग 3 है, तेहरान कहाँ पर था? ईरान में है तेहरान, है ना। मीटिंग ऑफ बिग 3 जो है ये यही तीनों है, रूजवेल्ट, स्टैलिन और विंस्टन चर्चिल। ये तीनों के तीनों मिलते हैं कहाँ पर? याल्टा में, और इसी वजह से इसको बोला जाता है याल्टा कॉन्फ्रेंस। क्या बोला जाता है? याल्टा कॉन्फ्रेंस। अब याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है? याल्टा कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने कहा है कि हम लोग एक मीटिंग रखते हैं जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करेंगे, ठीक है। याल्टा कहाँ पर है? तो याल्टा जो है यूक्रेन में है। याल्टा कॉन्फ्रेंस होने वाली है और याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये 3 बड़े बड़े लोग आए हैं, जोसेफ स्टैलिन फ्रॉम यूएसएसआर, विंस्टन चर्चिल फ्रॉम यूके एंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तीनों आए हैं, बिग 3 की मीटिंग हो रही है और याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रही है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसी साल 1945 में फरवरी में ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसी साल क्या करने वाले हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या हो रहा है। फरवरी हो गया। 1945 अप्रैल एंड मई में, अप्रैल और मई में अलाइड नेशंस को बुलाया जाता है, सारे के सारे अलाइड नेशंस वालों को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि भैया हम लोग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। याद रखना, यूनाइटेड नेशंस किसको बोल रहे हैं अभी हम लोग? अलाइड नेशंस को। और ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस किसके लिए हो रही है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हो रही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की शुरुआत यहाँ से हो गई है और ये लोग, ये जो अलाइड नेशंस है सारे के सारे, ये और ये बिग 3, ये सारे के सारे कहाँ क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि सर कहाँ पे करेंगे? तो ये लोग मिल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को में ये लोग आएंगे सारे के सारे और 2 महीने के लिए मीटिंग करेंगे और यूनाइटेड नेशंस बनाने की बात करेंगे, है ना। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करेंगे और बाद में बोला जाएगा कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका नाम यूनाइटेड नेशंस ही रख देते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये सारे की सारी चीजें हो गई। अगले महीने मई हो गया, जून 1945 जून में क्या हो रहा है देखिए जरा। तो 1945 जून में क्या हो रहा है? 1945 जून में 50 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पे साइन करते हैं। क्वेश्चन याद है, सब चार्टर क्या होता है? ये चार्टर कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं या डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, है ना। एटलांटिक चार्टर पे साइन हुआ था। इसके बाद अब क्या हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अब ये यूनाइटेड नेशंस क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी इंटरनेशनल? जो लीग ऑफ नेशंस को क्या करेगी? रिप्लेस करने वाली है। तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के ऊपर साइन होने वाला है कब? जून 1945 में। कौन सा जून? 26 जून 1945 में क्या हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर के ऊपर साइन कर रहा है। सर कितनी कंट्रीज साइन कर रही है? 50 कंट्रीज साइन कर रही है, ठीक है। लेकिन एक और कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड, और ये जो पोलैंड है ये 51st कंट्री है जो इसके ऊपर साइन करेगी। लेकिन ये साइन करेगी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को साइन करेगी। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के कितने फाउंडिंग मेंबर्स है? तो यूनाइटेड नेशंस के टोटल 51 फाउंडिंग मेंबर्स है, 51, ठीक है। अच्छा, और 24 अक्टूबर 1945 बन जाता है हमारा यूनाइटेड नेशंस। तो अगर कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग डेट क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग डेट है 24 अक्टूबर 1945। सर इंडिया ने कब ज्वाइन करा इसको? ठीक है, तो इंडिया ने कब ज्वाइन करा? तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 30 अक्टूबर 1945 को। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस बना। आप लोगों को ये याद करना है, पेपर में आता है ये, ठीक है। अब
ये क्या बता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द लीग ऑफ नेशंस वाज बोर्न आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मैंने आपको बताया था 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनाए थे हम लोगों ने। एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कन्फ्लिक्ट, और लीग ऑफ नेशंस किस लिए बनाया गया था, ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं दुनिया में, उसको रोका जा सके, कोऑपरेशन ला सके, पीस लाया जा सके, तो पीस लाने की बात करी गई इसमें। ठीक है, आगे आते हैं। The United Nations was founded as a successor to the League of Nations, which was established in 1945 immediately after the Second World War. और Second World War खत्म होते ही, तो Second World War 1939 से 1945, Second World War खत्म होते ही हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने United Nations Organization बना दिया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 बता दिया मैंने आप लोगों को। आगे आते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस का मैप है ना। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो लीव्स बनी हुई है, ये तो वर्ल्ड का मैप है बीच में, ये जो लीव्स बनी हुई है, ये लीव्स किस चीज की लीव्स है, तो ये लीव्स है ऑलिव लीव्स, ऑलिव लीव्स है। और ये जो ऑलिव लीव्स है ये किस बारे में बताते हैं, ऑलिव लीव्स इंडिकेट करती है पीस को, पीस, ठीक है, शांति, अमन, चैन। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है आगे। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर बाय 51 स्टेट्स। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया, और कितने फाउंडिंग मेंबर्स है उसके, 51 फाउंडिंग मेंबर्स है, 51 स्टेट्स, 51 कंट्रीज है। द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। और यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है इसका, तो इसका काम है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना, रोकना, और कोऑपरेशन करवाना अलग अलग कंट्रीज के बीच में। क्लियर, मतलब लड़ाइयों को रोकना, पीस प्रमोट करना, वही इसका काम है। आगे आते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। बाय 2011 द यूनाइटेड नेशंस हैज 193 मेंबर स्टेट्स। तो हम सबको पता है जब ये बना था 1945 में, तब इसके 51 मेंबर्स थे। ठीक है, इंडिया ने 30 अक्टूबर को ज्वाइन करा, तो 52 तो तभी हो गए थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड में हम लोग देखें तो 193 से ज्यादा इसके जो है मेंबर्स है। 2011 के हिसाब से 193 मेंबर्स थे इसमें। इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच। अब जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से याद रखना। हमारे पास क्या है, यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स का मतलब क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, देखो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जितनी भी कंट्रीज है दुनिया में, वो सारी की सारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्ट होती ही होती है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट होता है, और इस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड सिर्फ 1 साल के लिए होता है। हर साल नया प्रेसिडेंट आता है इसका, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। क्लियर। दूसरा हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी दूसरी बॉडी नहीं है। ठीक है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट। ठीक कर दो इसको, 1 मिनट दीजिए। ये देखिए कितने परमानेंट है हमारे पास, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ठीक है सर, क्या हमेशा से 5 परमानेंट और हमेशा से 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे? नहीं। जब ये 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, तो इसमें 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। 5 परमानेंट का मतलब क्या है कि ये हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट रहेंगे। और 6 नॉन परमानेंट का मतलब क्या है, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये 2 साल के लिए आते हैं बस, इलेक्शंस लड़के, इलेक्शंस लड़ते, इलेक्शंस में जीतते, और इलेक्शंस में जीतने के बाद 2 साल के लिए आते हैं। फिर 2 साल के बाद इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, फिर 6 कंट्रीज और आएगी। ठीक है, तो 1945 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था, तब 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। लेकिन 1965 में 20 साल बाद, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन रही थी, इसी वजह से इसको इंक्रीज कर दिया गया, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। इसमें 5 कंट्रीज और ऐड करी गई। ठीक है, 6 तो पहले से थी नॉन परमानेंट, 5 और ऐड कर दी गई, या सॉरी 4 और ऐड कर दी गई, और ये कितने हो गए टोटल 10 हो गए। तो अब 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है और 5 परमानेंट मेंबर्स है इसमें। क्लियर है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आता है, सीयूटी में भी आता है।
कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को कब बढ़ाया गया था, तो 1965 में बढ़ाया गया था। ठीक है, ठीक है, चलो, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता लग गया। ये जो 5 मेंबर्स होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है, बाकियों के पास वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर नेगेटिव वोट की पावर को कहते हैं। आगे आएगा तो और अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, तो 2 तो हम लोगों को पता चल गया। तीसरा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? आईसीजे। ये इंटरनेशनल चीजों को देखता है, हाँ क्या ना। इंटरनेशनल चीजों को देखने का मतलब क्या, जितने भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उसको ये सॉल्व करता है, लेकिन इसके जो जजमेंट्स होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में वो ये आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये है कहां पर? पीस पैलेस। पीस पैलेस, द हैग सिटी का नाम है, और वहां पर पीस पैलेस है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह काम करता है। और द हैग कहां पर है? नीदरलैंड्स में है, द नीदरलैंड्स में। और नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडैम है। क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में पूछी जाती है कि इसमें कितने जजेस बैठे होते हैं, तो इसमें 15 जजेस बैठे होते हैं। 15 जजेस। क्वेश्चन ये आता है कि सर 15 जजेस, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 9 ईयर्स का टेन्योर होता है इनका। 15 जजेस आते हैं 9 साल के लिए, 9 ईयर्स का टेन्योर होता है। ठीक है, तो अगर मैं अपॉइंट होता हूं तो मैं 9 साल काम करूंगा वहां पर, फिर मैं रिटायर हो सकता हूं। ठीक है, या फिर मेरा दोबारा अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। क्लियर है? तो जनरल असेंबली सारे पार्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कितने जजेस होते हैं और कितने साल के लिए आते हैं। चौथा हमारे पास जो है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या सीन है? ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज आजाद हो रही थी, हम लोगों ने देखा। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो पहले कॉलोनीज थी, आजाद भी हो रही है, लेकिन इनके बस की नहीं है इनकी कंट्री को चलाना। मतलब यह इलिटरेसी अलग ही लेवल पर चल रही है ना। एजुकेशन 0 लेवल पर चल रहा है या माइनस में चल रहा है। ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब सीन क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा, यूनाइटेड नेशंस ने ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई और इसने कहा कि यार हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकती है अभी। ठीक है, उनको एजुकेट करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, और एम्पावर करने के बाद जब वो लोग इतने सशक्त हो जाएंगे कि वो लोग क्या कर पाए, अपनी कंट्री को खुद गवर्न कर पाए, तो हम लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी 11 टेरिटरीज को या 11 कंट्रीज को आइडेंटिफाई करा गया और ऐसी 11 टेरिटरीज को बोला गया 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। ट्रस्ट टेरिटरीज। और ये जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, इनके साथ क्या हुआ, 1996 में हमारे पास जो लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी थी उसका नाम था पलाऊ। पलाऊ। ठीक है, और पलाऊ को भी आजाद कर दिया गया। इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का कुछ काम नहीं बचा। तो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल 1996 में इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, पलाऊ जो लास्ट कंट्री थी इसको इंडिपेंडेंस मिल गया। ठीक है, अब पलाऊ एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस उसको गवर्न नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो चलता रहेगा और 2006 के आसपास इसको बंद कर दिया जाएगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल को। ठीक है, 4 तो हमारे पास ये हो गए। 5वां हमारे पास क्या है, हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दुनिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स को क्या करता है, डील करता है। और छठा हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसॉक, और छठा हमारे पास एक और है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, याद आता है तो बताता हूं। ठीक है, एक और है इसका, देखेंगे इसके बारे में भी। इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑल द मेंबर्स हैव 1 वोट ईच। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सारे के सारे लोग पार्ट होते हैं, सारी की सारी कंट्रीज पार्ट होती है और हर कंट्री का 1 वोट होता है। ठीक है, वही बता रहा है ये। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं और इसमें कितने परमानेंट मेंबर्स है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है। क्वेश्चन ये है कि सर ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। क्वेश्चन ये है कि सर यही लोग क्यों है, क्योंकि यही लोग थे जो अलाइड पावर्स में थे और इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 क्या करी थी, जीती थी। प्लस ये जो लोग थे 5 के 5 ये पावरफुल थे क्या करने में, उस टाइम पीरियड में दुनिया को संभालने के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर था पहले यहाँ पर, फिर यूएसएसआर को रिप्लेस करके रशिया आ जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर दोनों के दोनों सुपर पावर्स थे जो कि दुनिया को कंट्रोल कर सकते थे। और उसके साथ साथ फ्रांस, यूके, चाइना, ये क्या है, इमर्जिंग सुपर पावर्स। चाइना इमर्जिंग था और यूके और फ्रांस जो थे, यूके और फ्रांस यूएसए और यूएसएसआर से पहले सुपर पावर्स थे। तो इन लोगों को चूज करा गया टू बी द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। डन, आगे आते हैं। These are the United States, Russia, United Kingdom, France and China. The most important public figure of the United Nations is Secretary General. अब ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का सबसे ज्यादा बड़ा पब्लिक फिगर क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, यूनाइटेड नेशंस जो है इस पूरे यूनाइटेड नेशंस का 6 के 6 ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक हेड होता है, ठीक है। 6 के 6 ऑर्गन्स का, 6 के 6 इंस्टीट्यूट्स का एक हेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये पूरे यूनाइटेड नेशंस का हेड होता है। अच्छा हाँ, सेक्रेटरी जनरल से याद आया, एक और जो हमारे पास बचा था वो था 6 नंबर का, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, यहाँ पर पूरा के पूरा स्टाफ बैठता है इनका, यूनाइटेड नेशंस का पूरा के पूरा स्टाफ बैठता है। और इन स्टाफ का हेड कौन है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी नई नई पॉलिसीज है, जो भी डिस्कशंस होते हैं, जितनी मीटिंग्स होती है, वो सारी की सारी सेक्रेटरी जनरल करवाता है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो आंसर क्या लेंगे, ट्रैगविली। ट्रैगविली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कोई टाइम पीरियड पूछे तो 1945 या 46 से लेकर 1952 का टाइम पीरियड बता देगा। क्वेश्चन आ जाए दूसरा कौन था सर, तो दूसरा था डैग हैमर्सहोल्ड। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1952 से लेकर 1961। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर 10 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए कम से कम, 1960 या 1953 से 1961 इसका टाइम पीरियड कैसे, 2 साल कम कैसे हो गए, तो इनका प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, इस वजह से। डैग हैमर्सहोल्ड 1953 से 61। तीसरा हमारे पास जो है, ही वॉज द फर्स्ट एशियन, इनका नाम है यूथांट। ये टीचर थे, ठीक है, और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे ये आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। 1962 से लेकर 1971 का इनका टाइम पीरियड है, ठीक है, यूथांट का फर्स्ट एशियन। चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं कर्ट वाल्दिहीम। और कर्ट वाल्दिहीम का टाइम पीरियड है 1972 से लेकर 1981, ठीक है। 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं गिलर, है ना, इनका बहुत अजीब सा नाम है, ओलिवीरा डी गिलर, ठीक है। तो डी गिलर, इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार आप लोग, डी गिलर ऐसा कुछ स्पेलिंग है इनका, ओलिवीरा डी गिलर कुछ है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1982 से लेकर 1991 का है, ठीक है। जॉवियर डी गिलर कुछ नाम है इनका। 6ठे नंबर पे आते हैं हम लोग, 6th नंबर पे हमारे पास आते हैं कौन, 6ठे नंबर पे हमारे पास है बुट्रोस घाली। बुट्रोस घाली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन, ठीक है। टाइम पीरियड 1992 से 96, ठीक है, एक ही टाइम पीरियड इन्होंने सर्व किया, और ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन। इनके बाद जो आएंगे 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर वाले वो सबसे ज्यादा फेमस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम क्या है, 7वें नंबर पे हम लोग लिखते हैं नाम कोफी अन्नान का, ठीक है। टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड है 1997 से लेकर
6 तक का, ठीक है। इनके बाद आते हैं बान की मून। बान की मून, ही वॉज ऑल्सो एन एशियन। बान की मून, कोफी अन्नान अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है। बान की मून सेकेंड एशियन कह सकते हैं हम लोग इसको, और इनका टाइम पीरियड 2007 से लेकर 2016 तक का था, ठीक है। और 2017 से हमारे पास ये बंदा है जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। तो 2016 से लेकर या 17 से लेकर अभी चल रहे हैं ये, ठीक है। हो सकता है इनको दूसरा टाइम पीरियड भी मिल जाए, तो इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में कि नोबेल प्राइज किस किस को मिला इनमें से, ठीक है। तो 2 ही जनों को इनमें से नोबेल प्राइज मिला है, और वो 2 जने हैं, एक डैग हैमर्सहोल्ड और दूसरे है कोफी अन्नान, ठीक है। तो कोफी अन्नान और डैग हैमर्सहोल्ड दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला है। डन। चलिए, तो ये क्या बता रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल सबसे बड़ा फिगर होता है या फेस होता है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। आइए आते हैं, देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट इंक्लूड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और जुड़े हुए, बहुत सारी स्पेशल एजेंसीज जुड़ी हुई है जो पर्टिकुलर किसी थीम के ऊपर, किसी टारगेट के ऊपर काम करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हेल्थ को डील करती है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर टीबी फैला हुआ है, एड्स फैला हुआ है, कैंसर फैला हुआ है, ठीक है। तो इनके ऊपर पर्टिकुलरली काम करती है कौन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो जहाँ जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारे पास, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार के ऊपर काम करता है, पॉलिसीज बनाता है मानवाधिकार के लिए, देश में हर एक कंट्री में जाकर बताता है कि ह्यूमन राइट्स कैसे होनी चाहिए, है ना, कैसे राइट्स मिलने चाहिए सारे लोगों को, उसके बारे में बताता है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस HCR, ठीक है। जो हम लोगों ने एंटोनियो गुटरेस के बारे में पढ़ा ना, जो अभी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, तो उनके बारे में एक चीज़ याद रखना कि वो पोर्तुगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड फ्रॉम 2005 टू 2015 ही वॉज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो दुनिया में जितने भी रेफ्यूजीज वगैरह है तो उनके ऊपर ध्यान देने का काम ये वाली ऑर्गेनाइजेशन करती है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज वाली। आगे आते हैं हम लोग हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज वाली, और हाई कमिश्नर एंटोनियो गुटरेस 2005 से 2015 तक थे। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, तो दुनिया में जहाँ जहाँ पर बच्चों को लिटरेसी नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर वगैरह नहीं मिल रही है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड क्या करता है, फंड इकट्ठा करता है और उनकी हेल्प करता है। आगे आते हैं हम लोग यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किस पे ध्यान देता है, ये फिर एजुकेशन पे फिर से ये भी ध्यान देता है, प्लस साइंटिफिक अप्रोच पे ध्यान देता है, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मेंटेन करने का काम करता है। तो बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो कि पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर क्या करती है, फोकस रखती है, ठीक है। और भी है, देखो और भी दिख जाएगी तुम्हें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो मौसम विभाग के साथ काम करती है, मौसम विभाग का काम करती है। FAO है हमारे पास, FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, वाटरवेज के बारे में बातें करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ILO। तो ILO सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना, 1919 में बनी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनिसेफ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, और क्या दिख रहा है, यूनिडो दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे काम करता है किसके साथ, काम क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है ये। डन, क्लियर, आ गया है। चलो, रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड हम सबको पता है, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, तो कोल्ड वॉर हम लोग कहते हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक था। लेकिन अब सीन क्या है, कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती है, और कोल्ड वॉर के बाद क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होती है तो यूनाइटेड नेशंस की भी रिफॉर्म्स की डिमांड करने लग जाते हैं लोग। क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। रिफॉर्म एंड इंप्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट। अब देखो, कोई भी चीज हो उसको रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले जो हमारे बुजुर्ग वगैरह थे, यानी कि मेरे दादाजी या उनके पहले का जो टाइम पीरियड था, वो लोग क्या यूज करते थे, कॉइन्स यूज करते थे फॉर पेमेंट, है ना, आने यूज करते थे, रुपीज भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है, 4 आना, 12 आना, 8 आना, ठीक है, ये यूज करते थे। फिर रुपीज वाले कॉइन्स यूज करने स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने, 2 रुपए के कॉइन यूज करने स्टार्ट कर दिए, 5 रुपए का कॉइन बहुत बड़ा, ठीक है, 10 रुपए वाला कॉइन उन लोगों ने देखा ही नहीं। फिर उसके बाद हमारे दादा वाला टाइम पीरियड आ जाता है जहाँ पर
जहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर कॉइन्स भी स्टार्ट हो जाएंगे और 5 रुपये की नोट, 10 रुपये की नोट, 20 रुपये की नोट भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पापा वगैरह का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। पापा वगैरह टाइम पीरियड में क्या था कि नोट्स ज़्यादा इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए, अठन्नी चवन्नी ये सब कुछ बंद हो गया और 1 रुपया वगैरह, 1 रुपया तो मिल ही जाता है, खैर अठन्नी चवन्नी वगैरह बंद हो गया। मतलब कॉइन्स में क्या डिमांड एंड सप्लाई नहीं हो रही, परचेज सेल नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि नोट्स में होने लग गया। ठीक है, अब हमारा टाइम पीरियड आ गया और हमारे टाइम पीरियड में पूरा की पूरा डिजिटल चल रहा है। हम लोग पेटीएम और क्या फ़ोन पे वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए, है कि ना। हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस बना कब है? यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, है कि ना। लेकिन अब 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया और उस टाइम पीरियड का ज़माना और 1991 के ज़माने में बहुत अंतर आ गया, लगभग 50 साल का अंतर आ गया, है कि ना। तो अभी 50 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो लोग डिमांड करने लग गए, या जो 193 कंट्रीज़ हम लोगों को आज देखने को मिलती है, वो सारी की सारी कंट्रीज़ डिमांड करने लगी कि यूनाइटेड नेशंस को भी रिफॉर्म करो, थोड़ा सा चेंज ले आओ इसमें, क्योंकि ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे 1945 में करता था और आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये आज के कंटेम्प्रेरी एरा को क्या नहीं कर रहा, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसके बारे में नहीं बताता है। ठीक है, कैसे, देखिए ज़रा बात करते हैं। 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूनाइटेड नेशंस। ये बोल रहा है कि 2 रिफॉर्म्स, 2 अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। अब देखो क्या बोल रहा है ये, यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर में और इसके प्रोसेस में क्या लाना चाहिए, हम लोगों को चेंज लाना चाहिए। और दूसरा रिफॉर्म जो ये बता रहा है, अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस की हद जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होनी चाहिए उसके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है और यूनाइटेड नेशंस के हद में भी काम क्या करना है, चेंज लाने की जरूरत है। मतलब क्या इन दोनों का मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को टारगेट किया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, और पूरे 193 मेंबर्स में से सिर्फ और सिर्फ ये 5 परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास वीटो पावर है। आगे ना, अब मॉडर्न एरा चल रहा है, तुम लोग इक्वालिटी की बात करते हो, तो ये कहाँ पर इक्वालिटी है कि इनके पास वीटो पावर है, बाकी किसी के पास वीटो पावर नहीं है। ये कहा कि इक्वालिटी की यही परमानेंट है, बाकी लोग परमानेंट मेंबर्स नहीं है। ठीक है, और ये 10 परमानेंट, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं, उसके बाद गायब हो जा रहे हैं, है कि ना। तो प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि यार कम से कम ये परमानेंट मेंबर्स बढ़ाओ और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज करो थोड़ा सा, ठीक है, प्रोसेस चेंज करो थोड़ा सा, सिर्फ इनके पास मोनोपोली क्यों हो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आगे अपन। और दूसरा क्या बोल रहा है ये कि जुरिस्डिक्शन, यूनाइटेड नेशंस की जुरिस्डिक्शन, इसकी हद बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, उसके बारे में बात करो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया यूनाइटेड नेशंस का काम जो है वो क्या होना चाहिए, पीस और कोऑपरेशन लाने का काम होना चाहिए। जहां पर भी लड़ाई हो रही हो यूनाइटेड नेशन को कूदना चाहिए और वहां की लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए, है कि ना। दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगे कि भैया देखो यूनाइटेड नेशंस को अपनी हद में रहना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का काम होना चाहिए क्या, डेवलपमेंट करना, ठीक है, और क्या, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी खत्म करना, ठीक है, सोशल एविलिएशन, सोसाइटी को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स है वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट वाला काम करो। ठीक है, किसी के वॉर वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस की हद कहाँ तक होनी चाहिए, ये इसके बारे में भी बात होगी। तो 2 टाइप के चेंजेस जो है, 2 टाइप के रिफॉर्म जो है, इसके बारे में बात करी जाती है यूनाइटेड नेशंस की। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है आइए देखते हैं। On the reform of structures and processes, there has been the demand to increase the membership of permanent and non-permanent members in the United Nations Security Council. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में रिफॉर्म लाने की बात करी हम लोगों ने। तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टारगेट किसको करा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। मैंने बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है, सबसे बड़े बड़े डिसीजन सारे के सारे यहाँ पर लिए जाती है। और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो कौन है, 5 परमानेंट मेंबर्स जो है वो लोग हैं जो कि जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, और यही 5 1945 से बने हुए हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं कि भैया या तो इसके मेंबर्स को बढ़ाओ या इनकी वीटो पावर खत्म कर दो, इनके नेगेटिव वोट की पावर खत्म कर दो, ये वाली बात आ रही है। आगे आते हैं। On the issues within the jurisdiction of the United Nations, some countries want the organization to play a greater role in peace and security missions. कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया वॉर एंड पीस को खत्म करने में छोटी छोटी कंट्रीज यही चाहती होगी कि भैया
हम लोगों को प्रोटेक्शन कौन करेगा? हम तो छोटी कंट्री है, कोई बड़ी कंट्री आके पिटाई कर देगी, ठीक है, हमारा बजट छोटा, हमारी मिलिट्री छोटी, सब कुछ छोटा, ठीक है। तो अब ये लोग क्या कहते हैं छोटी वाली कंट्रीज कि भैया हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस का रोल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कहीं पर वॉर वगैरह होता है तो यूनाइटेड नेशंस को बीच में आना चाहिए और पीस लाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ बड़ी कंट्रीज क्या कहती है कि यूनाइटेड नेशंस को ये वॉर पीस से दूर रहना चाहिए और इनको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस मेनी चेंजेस हैव ऑकर्ड। ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद 1945 में बनी थी, उसके बाद बहुत सारी चीजों में चेंज आया, जैसे कि द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1991 में। और कोल्ड वॉर खत्म होने का मतलब यूएसएसआर खत्म। यूएसएसआर कब खत्म हुआ था? 25 दिसंबर 1991 खत्म, मिखाइल गोर्बाचेव ने रिजाइन कर दिया। दूसरा क्या बता रहा है? द यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। सही बात है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, एक ही सुपर पावर था दुनिया में, तो यूनिपोलर वर्ल्ड था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करेगा? उसकी हेजीमनी, उसका डोमिनेंस चलने वाला है दुनिया में, ठीक है। तीसरा क्या बता रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। ये बोल रहा है कि पहले क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी थी, मैं भी सुपर पावर, तू भी सुपर पावर, ठीक है, देखते दुनिया पे कौन कब्जा करेगा। यूएसएसआर खत्म हो गया और यूएसएसआर का सक्सेसर, इसका बेटा बन के कौन आया? रशिया बन के आया। लेकिन इन दोनों के बीच में जिस तरीके की राइवलरी थी वो वैसे इन दोनों के बीच में नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा कोऑपरेशन इनके बीच में नहीं था। तो 1945 और 1991 के पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आ गया है, ठीक है। दुनिया यूनिपोलर हो गई है, पहले बाइपोलर थी। यूएसएसआर नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, सोवियत यूनियन नाम की कोई चीज बची नहीं है। पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट हो चुकी है, पूरी दुनिया जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करने लगी है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जब दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है तो यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म लाने की, चेंजेस लाने की जरूरत पड़नी चाहिए। आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है। ये देखिए कुछ फोटोज उस टाइम पीरियड के। चाइना इज, अब देखो और क्या चेंजेस आए। चाइना इज इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर। चाइना बहुत बड़ा पावर बन चुका है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में नहीं था, है ना। चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं थे उस टाइम पीरियड में। चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स कब आए? 1964 के बाद, ठीक है। 1964 में इसने अपना पहला टेस्ट करा और न्यूक्लियर पावर बन गया चाइना। तो अब सीन क्या है, चाइना एक इमर्जिंग कंट्री है, उसके साथ साथ इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। इंडिया भी क्या कर रहा है, लगातार इसकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लगातार पावरफुल होता जा रहा है। एंड इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली। द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट। अगर हम लोग आसियान वाली कंट्रीज की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो साउथ ईस्ट एशिया या आसियान को अगर हम लोग देखें तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बोला जा रहा है कि 2040 तक चाइना जो है क्या कर देगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी 2070 तक, 2070 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। चाइना तो है खैर, इंडिया नहीं है परमानेंट मेंबर। तो इसका मतलब परमानेंट मेंबर्स जो है उसको क्या करना चाहिए, हम लोगों को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा एक बार नॉन परमानेंट मेंबर बन जाता है, 2 साल के लिए वो क्या करेगा, 2 साल के लिए ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा रहेगा और उसके बाद कम से कम 10-15 साल इसकी दोबारा बारी आएगी नहीं। क्यों? 193 कंट्रीज है, बाकियों को भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनना है, नॉन परमानेंट मेंबर ही सही, ठीक है। आगे आते, देखिए आगे क्या बता रहा है। Many new countries have joined the United Nations after gaining independence from the Soviet Union और former communist states in Eastern Europe। तो ये क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद बहुत सारी कंट्रीज आज़ाद होती चली गई, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट भी होती चली गई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग 1950 से 1960 तक का देखें तो लगभग 16 अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद होती है ना। और वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद इंडिया भी तो आज़ाद हो रहा है, पाकिस्तान भी नई कंट्री बन के आ रहा है। 1971 में हम लोग देखते हैं बांग्लादेश नई कंट्री बन के आता है, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि बहुत सारी नई कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है और आज के टाइम पीरियड में हमारे पास ऑलमोस्ट 202 या 200 के आसपास कंट्रीज है जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ 15 जगह है, जिसमें से 5 तो परमानेंट है, 10 बची। अब ये 10 बंदे बार बार इलेक्शन जीत के आते हैं। इंडिया 2021 से 23 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर था। इस साल इंडिया का जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। अब इंडिया अगले 10-15 साल तो नहीं बनेगा,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट, ठीक है। जबकि इंडिया कह रहा है कि भैया मुझे तो होना चाहिए क्योंकि मैं एक स्ट्रांग कंट्री हूँ, ठीक है। कैसे स्ट्रांग कंट्री, आगे बात करेंगे उसके बारे में। देखिए क्या बता रहा है, अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड। अब देखो, जब यूनाइटेड नेशंस बना था उस टाइम पीरियड में चैलेंजेस और थे। उस टाइम पीरियड में सिर्फ बात वॉर पीस, कंफ्लिक्ट, वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 ऐसी होती थी। आज के टाइम पीरियड में चैलेंजेस बहुत ज्यादा अलग है। कैसे अलग अलग चैलेंजेस है? अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड, जिनोसाइड, है ना। तो जिनोसाइड हम लोगों ने देखा था क्या, 1939 से 45 के बीच में हम लोगों ने हिटलर को देखा कि हिटलर क्या कर रहा था, ज्यूज को मार रहा था, जिनोसाइड कर रहा था ज्यूज का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आज कहाँ देखते हैं, इजराइल पैलेस्टाइन वाला इशू देखते हैं, जहाँ पर पैलेस्टीनियंस का जिनोसाइड वगैरह हो रहा है, ठीक है। सिविल वॉर देखने को मिलती है हम लोगों को। तो सिविल वॉर हम लोग कहाँ देखने को मिली, जब यूएसएसआर टूट गया, ठीक है। तो उसके बाद ताजिकिस्तान देखने को मिलता है हम लोगों को। ताजिकिस्तान में 10 साल के लिए क्या होता है, सिविल वॉर चलता रहता है, ठीक है। सिविल वॉर का मतलब क्या है कि दो अलग अलग ग्रुप्स है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यमन में देखने को मिलता है, सीरिया में देखने को मिलता है हम लोगों को सिविल वॉर, ठीक है। एथनिक कन्फ्लिक्ट हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगी, श्रीलंका में देखने को मिलेगी। एथनिक कन्फ्लिक्ट, सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में लड़ाई हो रही है कि ना, कि हम असली श्रीलंकन है, वो वाला। टेररिज्म वाला सिस्टम पहले नहीं था, अब टेररिज्म जो है एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है ना, और अलग अलग फॉर्म्स में है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात करी जा रही है। न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, लेकिन इंडिया उसके ऊपर साइन नहीं करता है। 1968 वाला बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स को रोको, ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन्स मत बताओ। क्लाइमेट चेंज, उस टाइम पीरियड में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्लाइमेट चेंज की, या पता भी नहीं था क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स, तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, और एपिडेमिक्स जैसे कोरोना देखा हम लोगों ने, स्पेनिश फ्लू देखा था हम लोगों ने 1920s, 1720s, 1820s, 1920s, 2020 में हम लोगों ने अलग अलग क्या स्पेनिश फ्लू के बारे में देखा, कोविड-19 के बारे में देखा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दुनिया के सामने चैलेंजेस अलग तरीके से है ना, रोज नया कोई ना कोई वायरस आ रहा है, ठीक है। तो इन सब के साथ डील करने के लिए मतलब यूनाइटेड नेशंस के सामने चैलेंजेस अलग है ना। अब वॉर एंड कन्फ्लिक्ट बहुत कम होती है। वॉर होती है क्या, याद है क्या लास्ट टाइम वॉर कब हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान स्टार्टिंग में कितना लड़ते थे, 1947-48 लड़े, 1965 लड़े, 1971 लड़े, 1999 कह सकते हैं कारगिल वॉर के टाइम पीरियड में भी थोड़ा बहुत लड़े, लेकिन उसके बाद से देखो लगभग 25 साल हो गए, कोई लड़ाई नहीं है। क्यों? दुनिया चेंज हो रही है अब, आगे ना। दुनिया अब लड़ाई करने में क्योंकि सबको पता है कि अगर हम लोग लड़ाई करेंगे तो हमारी इकोनॉमी कम हो जाएगी, ठीक है। 10 साल 20 साल की इकोनॉमी जो है हमारी खराब हो जाएगी, तो इस वजह से कोई लड़ना नहीं चाहता, आगे ना। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सामने अब ऐसे चैलेंजेस है तो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ती है। देखिए क्या बता, रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस इन 1992 इंपॉर्टेंट। 1992 में हमारे पास यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? बुटरस घाली है। तो बुटरस घाली के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन दैट रिफ्लेक्टेड द 3 मेन कंप्लेंट्स। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, जनरल असेंबली कौन सी है? सबसे पहली बॉडी जो मैंने आप लोग बताया था जिसका सब लोग पार्ट है। In 1992, the United Nations General Assembly adopted a resolution that reflected 3 main complaints. तो United Nations General Assembly क्या कर रही है? 3 बड़े कंप्लेंट्स कर रही है। क्या? सबसे पहला, the Security Council no longer represents contemporary political realities, कि United Nations Security Council जो आज के टाइम पीरियड में हमारे पास है, वो आज के वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ठीक है, बल्कि 1945 के वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करती है, या कोल्ड वॉर एरा के टाइम पीरियड के वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करती है, आज के टाइम पीरियड के नहीं करती। तो इसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो पहली कंप्लेंट तो ये थी, 1992 में हुआ ये। आगे आते, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स। और ये क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें जब भी बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न इंटरेस्ट के हिसाब से होती है, वेस्ट वर्ल्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से होती है, और सिर्फ कुछ ही पावर से 5 कंट्रीज है जो इसको क्या कर रही है, जो इसके ऊपर रूल कर रही है, ठीक है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और इक्वालिटी वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इक्वालिटी वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं है मतलब क्या? देखो हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स है, और इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से साउथ अमेरिका का कोई भी नहीं है, आगे ना। इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से साउथ ईस्ट एशिया का कोई नहीं है, साउथ एशिया का कोई नहीं है, ठीक है। और कौन नहीं है? हम लोग देखें तो
ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं है, अफ्रीका से कोई नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें? नहीं हो रही है ना। तो इसी वजह से क्या बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चेंज करने की, रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्या क्या बताया इसने कि आज की पॉलिटिक्स को नहीं बता रहा है ये। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इसकी जो डिसीजंस होते हैं सारे के सारे वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं, ठीक है। ईस्टर्न वर्ल्ड को या सदर्न वर्ल्ड को नहीं देखा जाता, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इनको इग्नोर कर दिया जाता है और सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बातें होती है इसमें, ठीक है। और तीसरा क्या बोला कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि इक्वलिटी का सिद्धांत हम लोग पूरी दुनिया को सिखाते हैं, ठीक है। आगे ऑन 1 जनवरी 1997, अब 1997 आ गया और 1997 आने का मतलब कोफी अन्नान क्या बन चुके हैं? सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। इन ऑन 1 January 1997, the United Nations Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the United Nations should be reformed, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कोफी अन्नान ने, जैसे ही ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बने तो 1 जनवरी 1997 को इन्होंने सभा बिठाई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबको बुलाया और बोला कि भैया तुम सारे के सारे बार बार बोल रहे हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना है, ठीक है, रिफॉर्म करते हैं। तुम लोग चाहते हो कि सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ा दिया जाए। तो मुझे ये बताओ कि कितना बढ़ाना चाहिए और मुझे ये बताओ कि किस तरीके का चेंज चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अगर किसी को परमानेंट मेंबर बनाना है तो उस परमानेंट मेंबर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये बताओ मुझे, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहा है, क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे 5 और 10 है। अभी इनको इंक्रीज करने की बात कर रही है कि भैया परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ। तो क्वेश्चन ये आ रहा है अब कि कितने बढ़ाए और जिसको ऐड करेंगे हम लोग एज अ परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर, तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस कंट्री में। तो देखो क्या क्राइटेरिया मिलता है हम लोगों को, तो ये पता चलता है कि अ मेजर इकोनॉमिक पावर, कि वो कंट्री एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। अब थोड़ा सा इंडिया को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इन क्राइटेरिया को देखते हैं और देखते हैं कि क्या इंडिया पार्ट बन सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का। तो क्या इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है? बिल्कुल एक मेजर इकोनॉमिक पावर है ना। और इकोनॉमिक पावर की बात करें तो इंडिया 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। अब मेजर मिलिट्री पावर, तो क्या इंडिया मेजर मिलिट्री पावर है? बिल्कुल मेजर मिलिट्री पावर है। 4th इंडिया क्या है? 4th लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस बजट। क्या यूनाइटेड नेशंस के बजट में अच्छा खासा पैसा देता है? नहीं, ठीक है। तो इस वाले क्राइटेरिया में हम लोग क्या नहीं करते, खरे नहीं उतरते। यूनाइटेड नेशंस के बजट में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं देते, ठीक है। लेकिन हम लोग जितना हमारा पार्टिसिपेशन होता है या जितना हमारा क्या कहते हैं बजट होता है, ठीक है, या फिर जितना हम लोगों से मांग रहती है, तो हम लोग हमेशा उतना पैसा टाइम टू टाइम सबमिट करते हैं। कभी भी हम लोग लेट नहीं हुए पैसा देने में, ठीक है। जितना भी हमारा बनता है हम लोगों ने हमेशा दिया है और क्या टाइम से दिया है, कभी लेट नहीं हुआ। तो मेजर इकोनॉमिक पावर है इंडिया, मिलिट्री पावर है इंडिया। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। यूनाइटेड नेशंस बजट में सबसे ज़्यादा पैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगाता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा जापान लगाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाता है इसमें, क्योंकि इंडिया के पास खुद, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वो लोग पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है आज के टाइम पीरियड में, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना से भी ज़्यादा, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में तो दिक्कत है ही नहीं हम लोगों को। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, एक ऐसा नेशन जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स दोनों की रिस्पेक्ट करे। तो डेमोक्रेसी की हम लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी जी ने कहा है कि ना। और इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर औरतों को भी राइट टू वोट्स दिए थे, सारी की सारी औरतों को, ठीक है, जब यूरोप में अमेरिका में भी नहीं दिए गए थे। तो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार के रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। A country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic systems and culture। और एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मोर रिप्रेजेंटेटिव बना सके। मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मतलब क्या? एक डाइवर्स कंट्री हो, अलग अलग क्लास हो, अलग अलग कास्ट हो, अलग अलग रिलीजन वाले लोग हो, अलग अलग जेंडर वाले लोग वहाँ पर रहते हो, है कि ना। तो अलग अलग जोग्राफी हो वहाँ की, वहाँ पर डेजर्ट भी हो, माउंटेन्स भी हो, वहाँ पर रिवर्स भी हो, वहाँ पर समंदर भी हो, कोस्टल एरिया भी हो, माउंटेनस एरिया भी हो, प्लेन टेरेन भी हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉइल्स मिलते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
इकोनॉमिक सिस्टम हो वहाँ पर, और क्या अलग अलग टाइप के कल्चर्स हो। तो ये तो हम लोगों के पास है ही, ये तो हमारा प्लस पॉइंट है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी क्राइटेरियाज है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, खरे उतरते हैं। इंडिया खरा उतरता है उसमें। ठीक है, कब हो रहा है ये, 1997 में, याद रखना। गवर्नमेंट सॉ एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पायरेशंस। ठीक है, अब इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला कि भैया देखो सारे के सारे क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग खरे उतर रहे हैं, सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम लोग खरे नहीं उतर रहे, वो है यूनाइटेड नेशंस के बजट का। जब हम लोग परमानेंट मेंबर बन जाएंगे और हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे तो हम लोग उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने अपने हिसाब से देखा। ब्राजील भी तो सेम ही कर रहा है। ब्राजील कह रहा है कि भैया मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैं डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा एरिया बहुत बड़ा है और अलग अलग जोग्राफी वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग मेरे पास रहते हैं। ठीक है, और क्या मेरी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। हाँ, इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है लेकिन अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है, जो छोटी कंट्रीज होगी वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि भैया ये क्या हुआ, है ना, हम तो ऐसा कभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारा एरिया ही छोटा है, रिसोर्सेज ही छोटे हैं, है कि ना। जापान बोलेगा कि भैया मुझे बना दो, यूनाइटेड नेशंस बजट में मैं बहुत ज़्यादा पैसा लगाता हूँ, डेवलप्ड कंट्री भी हूँ, ठीक है, डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट भी करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज क्या बोलेगी कि भैया ऐसा तो हम लोग तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, हम तो इस क्राइटेरिया को मानते ही नहीं। तो हर कंट्री क्या करने लगी, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन क्राइटेरियाज को देखने लगी। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, कैसे मनवाओगे 200 कंट्रीज को कि भैया ये मुद्दे है और इस मुद्दे पे हम लोग तुम सब में से इस बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमेशा किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी, है ना। आगे देखिए बता रहा है, इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ये कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। द चार्टर गेव द परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज्ड पोजीशन टू आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द मेन प्रिविलेजेस मेंबर्स आर परमानेंसी एंड द वीटो पावर। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहा है ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसका जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इन परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है, एक बहुत बड़ी पावर है जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं। सर क्या है ये वीटो पावर, ये एक नेगेटिव वोट है। क्या है, नेगेटिव वोट। मान लो क्या, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार ये क्वेश्चन उठा कि क्या हम लोग पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दे, ब्लैक लिस्ट कर दे पाकिस्तान को। ठीक है, तो जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, कितने थे नॉन परमानेंट मेंबर्स, 10। इन सब लोगों ने बोल दिया यस, हमारा वोट है कि पाकिस्तान को क्या कर दो, एक टेररिस्ट कंट्री या एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री बना दो। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स थे, इसमें से 4 जनों ने बोला यस, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दो। लेकिन हमारे पास एक परमानेंट मेंबर था जिसका नाम था चाइना। चाइना ने कहा कि मैं अपने वीटो वोट का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। डिसीजन खत्म हो गया। इसका मतलब कोई भी परमानेंट मेंबर अपना वीटो वोट का इस्तेमाल करके किसी भी डिसीजन को उल्टा कर सकता है, किसी भी डिसीजन को खत्म कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये वीटो वोट है, नेगेटिव वोट, नेगेटिव पावर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज वीटो वोट, वीटो वोट किसके पास है, सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है। 5 परमानेंट मेंबर्स है, कौन से वो बताएंगे अपन, और ये बताएंगे कि वीटो वोट क्या है, एक नेगेटिव वोट है। ठीक है, तो नेगेटिवली अगर वोट कर दिया तो इन सब के वोट खत्म हो गए। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज्यादा किसने यूज करा वीटो को, तो वीटो पावर को सबसे ज्यादा यूज करा है, वीटो को सबसे ज्यादा यूज करा है यूएसएसआर और रशिया ने, है ना। यूएसएसआर का बेटा ही है रशिया, सक्सेसर। तो इन लोगों ने लगभग 132 टाइम्स कुछ यूज करा है। ठीक है, आगे आते हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव द वीटो पावर, और नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं है। डन, आगे आते हैं। अ डिमांड टू एबोलिश द वीटो पावर ऑल टुगेदर वाज आल्सो रेज्ड। तो लोगों ने ये भी रेज करा कि भैया देखो ऐसा है कि परमानेंट मेंबर्स अगर तुम लोगों को खत्म नहीं करने, तो मैं एक काम करो, 5 परमानेंट रहने दो, 10 नॉन परमानेंट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी वीटो पावर खत्म कर दो। ठीक है, क्या इनकी वीटो पावर खत्म करना इतना आसान है? ठीक है, अगर इनकी वीटो पावर खत्म कर दी जाएगी तो ये लोग तो कहेंगे कि भैया हम तो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बजट में, पैसा देने बंद कर दे। और अगर इनके पास पावर नहीं होगी, इन 5 मेन कंट्रीज के पास, है ना, जो कि इमर्जिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर, चाइना एक तरीके से आज हम लोग सुपर पावर कह सकते हैं इसको, यूके, यूके और कौन, फ्रांस, और कौन है, रशिया। तो ये 5 कंट्रीज
से अगर वीटो पावर हटा दिया जाएगा तो क्या इन लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा यूनाइटेड नेशंस में? नहीं बना रहेगा। तो अगर यूनाइटेड नेशंस में अगर इनका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या ये पैसे देंगे? नहीं देंगे। इसका मतलब जो बना बनाया हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी धज्जियां उड़ जाएगी और ये लोग खुद ही, ये 5 कंट्रीज खुद ही यूनाइटेड नेशंस की बातें नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इन लोगों से वीटो पावर छीन लेना वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। आगे आते हैं, देखिए जरा क्या बता रहा है। Many perceive the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the United Nations। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्या कि वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर में इक्वालिटी की बात करते हैं, दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद ही इक्वालिटी और डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर्स को अलग तरीके से ट्रीट करा जा रहा है और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को अलग तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, इस वजह से। ठीक है, आगे आए, चलो आगे आते हैं, देखते आगे क्या है। Jurisdiction of the United Nations. In September 2005, a meeting was held to celebrate the 60th anniversary of the United Nations and to review the situation. ठीक है, 2005 कौन है हमारे पास सेक्रेटरी जनरल? कोफी अन्नान ही है। तो कोफी अन्नान के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है? 60th एनिवर्सरी आ रही है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, 24 अक्टूबर को होगी, एक महीने पहले इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया मनाना यूनाइटेड नेशंस की 60th एनिवर्सरी। और इस टाइम पीरियड में क्वेश्चन ये उठा कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जर्नी कैसे रही 1945 से लेकर 2005 तक की, 60 साल हो गए। और इन 60 साल में हम लोगों ने क्या क्या अचीव करा, और हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस का जुरिस्डिक्शन यानी कि इसकी हद बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए, क्या क्या किया जाए इसमें। ठीक है, मतलब ये वाला भी तो, इसका भी तो रिफॉर्म लाना है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा देखिए जरा। मीटिंग हुई है 2005 में, कोफी अन्नान ने करवाई है ये मीटिंग। ठीक है, सिचुएशन देखने के लिए। द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड सम स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू मेक द यूनाइटेड नेशंस मोर रिलेवेंट बाय क्रिएटिंग पीस बिल्डिंग कमीशन। तो ये क्या बोला गया इसमें कि यूनाइटेड नेशंस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए 2005 में ये मीटिंग हो रही है। और ये बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नई चीजें बनाएंगे। जैसे यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया। पीस बिल्डिंग कमीशन क्या करेगा? दुनिया भर में पीस लाने की बात करेगा, यानी कि जहां पर भी वॉर होगी वहां पर जाएगा और वहां पर जाकर वॉर को रोकने का काम करेगा। ठीक है, 2006 में स्टार्ट कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये भी 2006 में स्टार्ट कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल HRC 2006 में स्टार्ट कर दिया गया। और पीस बिल्डिंग कमीशन भी 2006 में स्टार्ट कर दिया गया। एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास है 8। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट है ना, और क्या, मैटरनल डेथ्स को कम करना, जेंडर इक्वलिटी लेकर आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं। MDGs बोला जाता है इनको। और कितने MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? 8। कि भैया ये पूरे के पूरे मिलेनियम में हम लोगों को क्या करना है, इन 8 चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, SDGs। ठीक है, और ये कितने हमारे पास? 14 है। याद रखना ये दोनों चीज़ों के बारे में बात होगी कोफी अन्नान के टाइम पीरियड में। ठीक है, लेकिन बात हो रही है कोफी अन्नान के टाइम पीरियड में, लेकिन याद रखना क्या, इसके ऊपर काम करेगा कौन? इसके ऊपर काम करेगा बान की मून। कौन काम करेगा? बान की मून सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, MDGs और SDGs के बारे में। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, तो ये बोला गया कि टेररिज्म इन एवरी फॉर्म शुड बी कंडेम्ड। किसी भी फॉर्म का टेररिज्म हो उसको पूरी की पूरी दुनिया में हम लोग क्या करेंगे? कंडेम करेंगे, उसको खत्म करने की बात करेंगे और उसके अगेंस्ट में रहेंगे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, डेमोक्रेसी का फंड क्रिएट करेंगे। और वो कंट्री जहाँ पर अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई है, जैसे हम लोग सूडान की बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, नॉर्थ कोरिया की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की बात करेंगे, है ना। भूटान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अभी तक, तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी कंप्लीटली लाने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी फंड बनाने की बात हुई। एंड एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये बोला गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसका काम 1996 में कंप्लीट हो चुका है, इसको अब खत्म कर देते हैं क्योंकि इसका कुछ काम बचा नहीं है। ठीक है, तो 2005 की मीटिंग में ये सारी की सारी बातें हुई। पीस बिल्डिंग कमीशन की बनाने की बात हुई, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाने की बात हुई 2005 में। 2006 में दोनों बन जाते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म करने की बात हुई, 2006 में ये भी खत्म हो जाता है। इसके बाद बात हुई किस चीज़ की? डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात हुई। किस चीज़ की? क्या कहते हैं, टेररिज्म को कंडेम करने की। तो ये सारी की सारी बात हुई 2005 में कोफी अन्नान के टाइम पीरियड में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात हुई, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करेगा बान की मून, जो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल आएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म, इंडिया का क्या कहना है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म के बारे में? इंडिया हैज सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन सेवरल ग्राउंड्स। ये बोल रहा है कि इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को रिस्ट्रक्चर करने की बातों पर हमेशा सपोर्ट किया है और बोला है कि हमेशा क्या इक्वालिटी होनी चाहिए, परमानेंट मेंबर्स बढ़ने चाहिए, इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ने चाहिए, और इंडिया इनडायरेक्टली ये भी बोलता है कि हमें परमानेंट मेंबर बना दो। ठीक है, आगे आते हैं। It also supports an enhanced role for the United Nations in promoting development and cooperation among the states। और ये क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट में रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, वॉर एंड पीस में भी इसका रोल जो है वो बढ़ना चाहिए, यानी कि जुरिस्डिक्शन, इसकी हद को बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, आगे आते हैं। One of India's important concerns has been the composition of the Security Council, which has remained largely static while the United Nations General Assembly membership has expanded considerably। अब इंडिया क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। इंडिया कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, इसमें जब यूनाइटेड नेशंस बना था तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 51 मेंबर्स थे। ठीक है, टाइम बीतता गया, 2011 आ गया, 2011 तक इसमें 193 मेंबर्स हो गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1945 में इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर्स थे, कितने, 11 मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स थे टोटल। ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट थे और 6 नॉन परमानेंट थे। लेकिन 1965 में तुम लोगों ने क्या करा, 1965 में मेंबर्स बढ़ा के 15 हुए, परमानेंट उतने के उतने रहे और नॉन परमानेंट बढ़ गए। लेकिन 1965 के बाद से आज तक 2023-24 आ गया, लेकिन आज तक क्या नहीं हुआ, ना परमानेंट मेंबर्स चेंज हुए ना नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज हुए, जबकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लगातार मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, है कि ना। तो यहां पर भी मेंबर्स बढ़ने चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये कौन कहता है, इंडिया कहता है। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि भैया हमें ले लो। क्लियर, आगे आते हैं। India supports an increase in the number of both permanent and non-permanent members. India itself also wishes to be the permanent member in a restructured United Nations। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि भाई परमानेंट मेंबर भी बढ़ाओ, नॉन परमानेंट मेंबर भी बढ़ाओ, और इंडिया कहता है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी यूनाइटेड नेशंस की, जब परमानेंट मेंबर्स बढ़ाए जाएंगे तो उसमें से एक परमानेंट मेंबर इंडिया भी होना चाहिए। क्लियर है, आगे आए। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जितने भी इनिशिएटिव्स लेता है, जितने भी काम करता है, उसमें इंडिया क्या करता है, हमेशा पार्ट लेता है। ठीक है, इट्स रोल इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एफर्ट्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा देखो, हमारा जो डीपीएसपी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करी गई है कि हम लोग काम करेंगे दुनिया में पीस लाने के लिए, आगे ना। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स भेजते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जवान भेजते हैं बहुत सारे, प्लस पैसा भी भेजते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, दुनिया भर में पीस लाने की बात करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या बोल रहा है कि इट्स रोल इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एफर्ट्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। और इंडिया क्या है, इंडिया हमेशा यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में अपना बड़ा योगदान देता है और लंबे समय से योगदान दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी पॉइंटर्स क्या बनाते हैं, इंडिया को एक प्रबल दावेदार बनाते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। क्लियर, द कंट्रीज इकोनॉमिक इमर्जेंस ऑन द वर्ल्ड stage is another factor that perhaps justifies India's claim to be the permanent seat in the सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बोल रहा है कि इंडिया जो है लगातार इसकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का हमारा जो है वो सपना हो गया है। ठीक है, 3 ट्रिलियन के आसपास हमारी जो है इकोनॉमी हो चुकी है। इंडिया स्ट्रांग होता जा रहा है लगातार 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि इसका इकोनॉमिक इमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, ये भी क्या कर रहा है, इसको स्ट्रांग बना रहा है और इसको एक प्रबल दावेदार बना रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने में। आगे आते हैं। डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट वीटो होल्डिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सम कंट्रीज क्वेश्चन इट्स इंक्लूजन। अब देखो ध्यान से क्या है, जब इंडिया की बात आती है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, वीटो पावर होनी चाहिए इंडिया के पास, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। क्या सवाल उठाएंगे, बहुत सारे लोग, जैसे ब्राजील उठाएगा, साउथ अफ्रीका उठाएगा। ठीक है, क्या कि भैया हम लोग भी तो है जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। जापान उठाएगा, साउथ कोरिया उठाएगा कि भैया, जर्मनी उठाएगा, इटली उठाएगा कि भैया हम तो डेवलप्ड है,
है कि ना। और क्या, हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बजट में भी अच्छा पैसा देते हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड करा जा रहा। और बहुत सारे लोग ये बोलेंगे पाकिस्तान अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर ये परमानेंट मेंबर बन गया तो ये तो क्या करेगा, पिटाई करेगा हमारा। और बाकी दूसरी कंट्रीज कहेंगे कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसका पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है, ठीक है। और जब भी पाकिस्तान का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही वोट करेगा, वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से कहते हैं कि इंडिया को नहीं बनना चाहिए क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बायस्ड रहेगा, अपना फेवर लेगा और पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, दे आर कंसर्न अबाउट इंडो पाक रिलेशंस, इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एंड अदर्स। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि इंडिया के पास इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री है और इंडिया क्या कर सकता है, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। और अगर इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी बात अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चलेगी तो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके उस बात को खत्म भी कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है। तो इंडो पाक रिलेशंस की वजह से बहुत सारे कंट्रीज नहीं चाहते कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। डन, आगे आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड कब से बना, 1991 के बाद से लेकर 2010 तक हम लोग कह सकते हैं कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, एक ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या रही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दबदबा रहा, डोमिनेंस रहा, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट सर्व एज अ बैलेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस बैलेंस बन के रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट में। देखो 1991 से लेकर 2010 का टाइम पीरियड जो है ये यूएस डोमिनेंस का टाइम पीरियड है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोमिनेंस का या इसके हेजीमनी का टाइम पीरियड है, इसके दबदबे का टाइम पीरियड है, पूरी दुनिया में इसकी चलेगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नेशंस की बात मानता भी नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा 2003 में इराक के ऊपर जब अटैक करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड नेशंस का इस टाइम पीरियड में सेक्रेटरी जनरल है कोफी अन्नान मना करता है, परमिशन नहीं देता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि भैया इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बिना बात के उसके ऊपर हमला मत कर, मुझे पता है कि तेरा दिमाग चल रहा है कि उसके ऑयल फील्ड्स के ऊपर कब्जा करने का, है कि ना। फिर भी क्या करा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अटैक करता है इराक के ऊपर, कोalition ऑफ द विलिंग बनाता है, 40 कंट्रीज का साथ देती है, अटैक करते हैं, 50,000 से ज़्यादा इराकियों को मारा जाता है, सद्दाम हुसैन को उठा के जेल में डाला जाता है और उसके बाद फांसी दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं था, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ तेल के कुएं को कब्जा करने के लिए ये सारी की सारी हरकतें करी, 50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मान रहा। इसका मतलब हम लोग ये तो कह सकते हैं कि जब यूएस हेजीमनी का टाइम पीरियड था या यूएस डोमिनेंस का टाइम पीरियड था, तब एक अच्छा बैलेंस नहीं बन के रहा। कौन यूनाइटेड नेशंस। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस कम से कम क्या कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बिठाकर, यूनाइटेड नेशंस में बिठाकर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बिठाकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बिठाकर इनको क्रिटिसाइज कर सकता है, इनको अपनी गलतियां मनवा सकता है कि ना। ठीक है, इनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट भी यही दे रहा है, कंट्रोल भी यही कर रहा है, ठीक है। हम लोग ये भी देखते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम पीरियड में 6,60,000 के आसपास की, 6,60,000 या 6,75,000 के आसपास की जो गल्फ वॉर 1 हुआ था इराक के ऊपर, जब पहली बार अटैक किया गया था कुवैत को लिबरेट करवाने में, तो उस टाइम पीरियड में भी यूनाइटेड नेशंस की 75% आर्मी थी, ठीक है। और उसमें 75% आर्मी किसकी थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी, ठीक है। और हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मन स्कॉर्जॉफ जो था उनका लीडर था, वो भी अमेरिकन था। तो हमें ये पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में, यूनाइटेड नेशंस की आर्मी में अमेरिका का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गलतियाँ गिनवाई भी जा सके और पूरी दुनिया में बताई भी जा सके, ठीक है। देखिए क्या बता रहा है, द यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट सर्व एज अ बैलेंस अगेंस्ट द यूएस डोमिनेंस बिकॉज द यूएस इज द ओनली सुपर पावर आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकेला सुपर पावर था, इसकी वजह से ग्रेट बैलेंस नहीं था यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा क्या करता था, इसकी बातें इग्नोर करता था, ठीक है, अपने इंटरेस्ट में काम करता था हमेशा, ठीक है। आगे आते, its military and economic power allow it to ignore the United Nations or any other international organization। और ये बोल रहा है क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसकी मिलिट्री है और इसकी इकोनॉमी क्या करती है, इसको अलाउ करती है कि यूनाइटेड नेशंस की बात ना माने,
ठीक है, सुपर पावर है। विद इन द यूनाइटेड नेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडरेबल, और ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कैसे? बजट में इन्फ्लुएंस है, प्लस कैसे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, ठीक है, तो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, डिसीजन को चेंज कर सकता है। As the single largest contributor of the United Nations, the US has unmatched financial power, और ये क्या बोल रहा है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज्यादा पैसा लगाता है, लगभग ये लगा लो 25% के आसपास पैसा ये लगा रहा है। जब ये अकेला पैसा इतना सारा पैसा लगा रहा है जो कि बाकी कंट्रीज मिलकर भी नहीं लगा पा रही है, ठीक है, तो ये क्या करता है, तो इसकी चलेगी ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पावर है, सबसे ज्यादा मिलिट्री है ना, सबसे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री है इसकी, सबसे बड़ी मिलिट्री नहीं है इंडिया के पास। लोगों की कमी थोड़ी है कि हम लोग कितनी भी बड़ी मिलिट्री बना सकते हैं, अपनी एयरफोर्स तगड़ी है, अपनी नेवी तगड़ी है, आर्मी तगड़ी है, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है हम लोगों से, है ना, इसलिए स्ट्रांग ज़्यादा है। द यूनाइटेड नेशंस इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसी वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक सही बैलेंस नहीं है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominant, the United Nations can and has served to bring the US and the rest of the world into discussions over various issues. लेकिन फिर भी United Nations ने क्या करा, United Nations ने एक बैलेंस तो नहीं हो पाया, लेकिन बैलेंस बनाने की काम करा, आगे ना। यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा, यूनाइटेड नेशंस ने बैठकर क्रिटिसाइज करा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है, उसकी पॉलिसीज़ को, उसके इश्यूज़ पे बहुत सारे मुद्दे उठाए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कटघरे में खड़ा करा और उसको क्वेश्चन पूछे कि भैया ऐसा 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 तूने किया जो कि बिल्कुल गलत था और तूने अपने इंटरेस्ट में काम किया, ठीक है, जिसकी वजह से जितनी बड़ी तबाही ये कर सकता था उतनी बड़ी तबाही नहीं करी और कंट्रोल में रहा, ठीक है। आगे आए, चलो आगे आते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ, ठीक है। डैग हैमर्सहोल्ड की बात, ठीक है, डैग हैमर्सहोल्ड ने क्या करा था, डैग हैमर्सहोल्ड ने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस इज यूनाइटेड नेशंस हैज नॉट बीन क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट इट हैज बीन क्रिएटेड टू सेव इट फ्रॉम हेल, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था जॉ इज बेटर देन वॉर, वो विंस्टन चर्चिल की लाइन है, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना आप लोग, ठीक कर लेना, ठीक है। तो जॉ इज बेटर देन वॉर। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक इम्परफेक्ट बॉडी, लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिए, क्यों चाहिए हम लोगों को, ताकि वर्ल्ड में पीस बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेस विद इन विच आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज आर हर्ड एंड कॉम्प्रोमाइजेस एंड कंसेशंस कैन बी शेप्ड। तो ये क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्या करवाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पे हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, कोऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज देखते हैं, ये हमारे पास एडिशनल टॉपिक्स है जो कि आप लोगों के पेपर में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से देखना। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल। तो क्या करता है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, लगभग 189 मेंबर्स इसके जो है, 189 कंट्रीज इसके जो है मेंबर्स है, और ये क्या करता है, लोन्स देता है। क्या करता है, लोन्स देता है, और बदले में फिर मतलब लोन तो देगा लेकिन बदले में पैसा वापस भी तो लेगा, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। और कई लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, कई लोग नहीं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये है ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर लोकेटेड है जो कि न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनको ब्रेटन वुड्स प्रिंस भी बोला जाता है, ब्रेटन वुड्स प्रिंस भी बोला जाता है, या प्रिंसेस भी बोला जाता है, ठीक है, डबल एस नहीं है इसमें, प्रिंसेस ये भी बोला जाता है। और ये दोनों के दोनों कब बने थे, 1944 में बने, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, एक ही चीज का फर्क है, ये सिर्फ लोन्स देता है, ठीक है, और सिर्फ अपने मेंबर्स को देता है। वर्ल्ड बैंक का सीन क्या है, पूरी दुनिया इसकी मेंबर है, प्लस ये क्या करता है, लोन्स तो देता ही देता है, और लोन्स के साथ साथ ग्रांट्स भी देता है। ग्रांट्स का मतलब क्या, लोन दे दिया, लोन के पैसे वापस भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। ग्रांट का मतलब क्या, कहीं पर डेवलपमेंट वगैरह करना है तो खुद से पैसा दे देता है और वापस पैसा नहीं लेता, ठीक है। तो वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करता है वर्ल्ड बैंक, IMF नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल की एक फाइनेंशियल बॉडी है जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 189 मेंबर्स है इसमें। द यूएस अलोन एंजॉय 16.75% वोटिंग राइट्स। अब देखो इसमें वोटिंग राइट्स जो है वो बराबर भी नहीं है। क्यों, जो जितना ज्यादा पैसा इसमें लगाता है, ठीक है,
उसकी ज़्यादा बात मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा पैसा इसमें कौन लगाती है? G8 G7 की कंट्रीज लगाती है। ठीक है, देखो क्या बता रहा है, द G8 मेंबर्स द यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया हैव मोर देन 52% ऑफ वोट्स इन IMF। तो ये बोल रहा है कि G8 कंट्रीज, ठीक है, G8 तो अब G7 हो चुका है। ठीक है, रशिया इसमें से बाहर निकल चुका है 2014 के बाद, निकल क्या चुका है, निकाल दिया था इसको बाहर। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है ये सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है इसमें, इसके बजट में, और इसी वजह से इनके पास ज़्यादा बड़े से होती है, ये ज़्यादा इनके पास क्या है, वोटिंग राइट से एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, 52% वोट जो है इनके होते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं हम लोग, देखिए जरा क्या बता रहा है। वर्ल्ड बैंक इट वाज क्रिएटेड इन 1944 में बनाया गया था इसको। देखिए, इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस एंड प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज को देखो वो क्या करता है, वो सिर्फ लोन देता है, जो मांगता है उसको देता है। ये क्या कर रहा है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, ये एजुकेशन के लिए भी लोन दे देगा, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन दे देगा, ये हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए भी लोन दे देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लोन्स के साथ साथ क्या कर रहा है, ग्रांट्स भी दे रहा है। और किसको दे रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, आगे है, it is often criticized for setting the economic agenda of poorer nations, attaching stringent conditions to its loans and forcing free market reforms। अच्छा, इसको क्या करा जाता है, वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक को, और सिर्फ वर्ल्ड बैंक को नहीं, IMF को भी पीछे से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? वर्ल्ड बैंक क्या करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड बैंक जाएगी किसी भी कंट्री के पास, मान लो नाइजीरिया के पास जाएगी और बोलेगी कि भैया यार तुम्हारे यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें पैसा चाहिए? कह रहा है हाँ भैया पैसा चाहिए, लेकिन 7% से कम इंटरेस्ट पे कौन पैसा देता है? वर्ल्ड बैंक बोलेगा कि मुझे सिर्फ 1% इंटरेस्ट चाहिए था, 1% इंटरेस्ट चाहिए बस। ठीक है, तुझे कितना पैसा चाहिए? इसने बोला 10,000 करोड़ दे दो, तो 10,000 करोड़ रुपए इसको वर्ल्ड बैंक दे देगा। लेकिन जैसे ही नाइजीरिया उन पैसों को लेने जाएगा तो ये बोलेगा रुक तो जा, सुन तो ले पहले पूरी बात। बोला क्या, कि मैं तेरे को पैसा तो दे रहा हूं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी है या 10 कंपनियां हैं, उन कंपनियों को क्या चाहिए, जगह चाहिए। या नाइजीरिया को बोलेगा तेरे पास तो गोल्ड बहुत है ना, ठीक है, मुझे एक गोल्ड कंपनी लगानी है यहाँ पर। ठीक है, या बोलेगा तेरे पास तो यार तेल भी बहुत है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक पैसे देने के बदले में इनके प्रोग्राम्स को, इनके आइडियाज को, इनके चीजों को इंप्लीमेंट करवा रहा है उस कंट्री में। तो वर्ल्ड बैंक को कैसे देखा जाता है, वर्ल्ड बैंक को और IMF को, दोनों को देखा जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनकी पॉलिसीज बनवाते हैं। किसके लिए, इनके लिए। समझ में आ गया? ठीक है, काम उनके लिए करेंगे लेकिन फायदा इनका होगा, ऐसा। क्लियर है? देखो यही बता रहा है, इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ पुअरर नेशंस, अटैचिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशंस टू इट्स लोन्स एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। और कैपिटलिज्म को क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। और कैपिटलिज्म के बादशाह कौन है, यही तो है, आगे ना, आ गया है। चलिए आगे देखिए क्या बता रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमारे पास गैट नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, गैट। ठीक है, जिसको 1948 में बनाया गया था। गैट जो है ये क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये क्या है, गैट है। ठीक है, गैट के बारे में और क्या करना है हम लोगों को, बस इतना याद रखना कि गैट जो है खत्म हो गया और इसका सक्सेसर बन के आएगा, इसका बेटा बन के आएगा कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, 1995। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जरा क्या बता रहा है, क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड के रूल्स वगैरह बनाएगा। देखो क्या बता रहा है, an international organization to set the rules of global trade which was set up in 1995 as a successor to the general agreement on trade and tariffs, GATT, and has 164 members। कितने मेंबर्स है, 164 मेंबर्स है। क्या करता है, ग्लोबल ट्रेड के, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स बनाता था। ठीक है, कितना टैक्स जाएगा, कितना टैक्स नहीं जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाता है। गैट का सक्सेसर है, 1995 में इसको बनाया गया है। क्या मुश्किल है इसमें, है ना, इजी है। मेजर इकोनॉमिक पावर्स सच एज द US,
European Union and Japan have managed to use the World Trade Organization to frame rules of trade to advance their own interests. अब क्या बोला जाता है इसमें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्फ्लुएंस किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा क्या है इसमें, पीछे से इनके बजट में पैसा लगा रही है तो इनकी बात मानते हैं लोग, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ट्रेड के रूल्स बनाती है कि फायदा किसको होता है उससे सबसे ज़्यादा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होता है, यूरोपियन यूनियन को होता है और जापान जैसी कंट्रीज को होता है, ठीक है। और बाकी कंट्रीज क्या करती है? हमेशा कहती रहती है कि भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, किस तरीके से ये लोग डिसीजन ले रहे हैं ये चीज़ ये लोग बताते नहीं है, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज क्या करती है? हमेशा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है? कहती है कि भैया तुम ट्रांसपेरेंट करो, किस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है, किस तरीके से ट्रेड के रूल्स बनाए जा रहे हैं, ये हम लोगों को बताओ। The developing countries often complain of non-transparent procedure and being pushed around by the big powers. और इंडिया जैसी कंट्रीज, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है? हमेशा आवाज़ें उठाती है कि भैया ये जो तुम रूल्स वगैरह बना रहे हैं ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, किस तरीके से बना रहे पता नहीं, लेकिन हमारा इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा जो है ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जापान जैसी कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही हो रहा है। IAEA के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1957 में बनी थी ये। देखिए क्या बता रहा है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1957 टू implemented by US प्रेसिडेंट ड्वाइट एसेनहोवर्स एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। तो ये क्या बोला था? एटम्स फॉर पीस के बारे में बात करी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ड्वाइट एसेनहोवर, ठीक है। इन्होंने ये पॉलिसी दी थी और इनके कहने पर बनाया गया था IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का क्या सीन है कि ये बोला गया था कि भैया एटम्स जो है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह जो है इसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि वॉर के लिए, बल्कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को क्या करने के लिए? पीसफुल चीज़ों के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये बता रहा है, देखिए जरा। It seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to prevent its use for military purposes, कि न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इसको इस्तेमाल किया जाए फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, वही पावर जनरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए इसको। आगे IAEA teams regularly inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purposes। और ये क्या बोल रहा है कि IAEA क्या करता है? IAEA पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर्स है उनको क्या करता है? उनको जाकर चेक करता है कि भैया ये लोग क्या न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन वगैरह के लिए कर रहे हैं या फिर मिलिट्री यूज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और उनके ऊपर रिपोर्ट बनाकर क्या करता है? पेश करता है कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस में, फिर उसके ऊपर बात होती है, ठीक है। तो IAEA 1957 पेपर में आता है ये क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और एक हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में। ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका सीन क्या है? ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सीन ये है कि ये दोनों ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स वॉच जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आइए बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने इसके साथ क्या कर रखी है? साठगांठ कर रखी है, पैक्ट कर रखा है, ट्रीटी कर रखा है और ये अब काम करती है यूनाइटेड नेशंस के साथ, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एन NGO टू कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या करती है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है पूरी की पूरी दुनिया में। जहाँ पर भी दंगे वगैरह होते हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है, वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर गवर्नमेंट के आगे उसमें फोटो वगैरह खींचती है जिसने भी मानवाधिकार का उल्लंघन किया और फिर उसको पोस्ट कर देती है, ठीक है। और पार्लियामेंट में रिपोर्ट भी भेजती है। इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स टू रिसर्च एंड एडवोकेट ह्यूमन राइट्स। क्या करती है? ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिपोर्ट बनाते भी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश भी करती है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। आगे आते, गवर्नमेंट्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दीज रिपोर्ट्स सिंस अ मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट कभी भी खुश नहीं होती इनकी रिपोर्ट से, ज्यादातर खुश नहीं होती इनकी रिपोर्ट से। क्यों? क्योंकि इनका कहना है गवर्नमेंट्स का कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हमेशा ये दिखाती है कि गवर्नमेंट ही गलत है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ही उल्लंघन किया, सामने वाला क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं देखती है, ठीक है। आगे आते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच, अनदर इंटरनेशनल NGO, ये भी इंटरनेशनल NGO है।
इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये भी क्या करता है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, और ये क्या, भ्यूमन राइट्स अब्यूजेस जो है, मतलब ह्यूमन राइट्स में जहाँ जहाँ पर उल्लंघन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का, तो दुनिया भर का अटेंशन जो है वहां पर खींचती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, देखो ये तो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। इट हेल्प्ड इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोalitions लाइक द कैंपेन्स टू बैन लैंडमाइंस, टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर एंड टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो इसने क्या करा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, इसके सक्सेसेस में से क्या क्या सक्सेस है। सबसे पहली चीज, जो लैंड माइन्स थी उनको बैन करवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा क्या, टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, जो चाइल्ड सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, इनको बैन करवा दिया कि भैया चाइल्ड सोल्जर कोई भी यूज नहीं करेगा। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी एस्टेब्लिश करने में ये सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, आगे आगे आते हैं, और यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर का हो जाता है द एंड। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं है मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग मुझे क्या करिए, मेल करिए khan.ayu@adda247.com पर। जैसे ही आप लोग मेल करेंगे मुझे, वैसे ही मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा, और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर क्या कर सकते हो, शामिल हो सकते हो। वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, रोज शाम को 8 बजे मेरी क्लास होती है ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर मेरे पास आ सकते हो आप लोग रोज शाम को 8 बजे। और हमारे पास 2 बैचेस आए हुए, पेड बैचेस। अगर आप लोग सारी की सारी पूरे के पूरे चैप्टर्स को एकदम अच्छे से डीपली एक एक लाइन को ढंग से पढ़कर बोर्ड्स और सीयूटी दोनों में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप लोगों के पास 2 पेड बैचेस है हमारे पास। उन पेड बैचेस को आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो। एक हमारे पास आया है संघर्ष बैच, संघर्ष, और ये जो संघर्ष बैच है ये आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अगर आप 2023 में देख रहे हो इस वाली वीडियो को, है ना, मतलब अभी देख रहे हो, तो आप लोग संघर्ष बैच लीजिए। अगर आप लोग बाद में कभी देख रहे हो तो आप लोग महापैक के लिए जा सकते हो। ठीक है, मैं यही पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, संघर्ष बैच या महापैक में से आप लोग कुछ भी ले सकते हो। दोनों में सीयूटी और बोर्ड्स दोनों की तैयारी हो रही है, और बहुत तगड़ी तरीके से तैयारी हो रही है, और सीयूटी के एग्जाम तक तैयारी होगी। ठीक है, कैसे ले इन बैचेस को, तो इन बैचेस को लेने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है Y742 का, और इसका इस्तेमाल करके आप लोगों को जो है एक भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, प्लस 20% का डिस्काउंट तो आपको मिलता ही मिलता है इसके ऊपर। बड़े ओकेजन जैसे दिवाली वगैरह हो गई तो 25% का भी डिस्काउंट मिलता है। क्या किस तरीके से आप लोग ये बैच ले सकते हो, तो ये बैच लेने के लिए आप लोग पहले मेल करिए मुझे। कहाँ पर मेल करेंगे, इस पे मेल करिए मुझे। ठीक है, जैसे ही मेल करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के लिए भी मेल करिए, बैच लेने के लिए भी मेल करिए। और इसके साथ साथ इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बैच ले कैसे सर, अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो पहली बात तो मुझे कॉन्टैक्ट करना है। अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोगों को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, गूगल के पास जाकर लिखना है अड्डा 24/7, वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे स्कूल K-12 का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लास 12 CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को संघर्ष बैच दिखाई देगा। ठीक है, संघर्ष के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही संघर्ष के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को दिखाई देगा कि ये बैच जो है 17 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और आप लोगों को दिख रहा है कि ये 7,999 रुपये का है। दिवाली वगैरह चल रही है अभी, तो बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाकर Y742 डालिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई कर देंगे 2,000 रुपये बच जाएंगे। ये वाला बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन CUT के एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें क्या क्या करवाया जा रहा है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़ और GT के 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK आप लोग करवाया जा रहा है। और क्या, क्वांट्स और रीजनिंग। ठीक है, तो टोटल 11 सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं आप लोगों को इसमें। प्लस अगर आप लोगों को महापैक लेना है तो आप लोग महापैक लेने के लिए, महापैक में क्या होता है, आप लोगों को सारे के सारे बैचेस, जितने भी बैचेस होते हैं उन सब का एक्सेस होता है। MCQs के बैच, CTQs का बैच,
और क्या क्रैश कोर्सेज सबका, तो बार बार रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। आप लोग मुझे मेल करना, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से। तो उसके लिए अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाइए, CUT आर्ट्स में जाइए, और CUT आर्ट्स में जाने के बाद अपने को एक ये वाला महापैक दिख रहा है, और इसके साथ साथ अपने को एक और महापैक दिख रहा है जो कि ये है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि इसमें किताबें नहीं है और इसमें किताबें हैं। बाकी संघर्ष बैच में जो था सेम, बाकी सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। और वैलिडिटी भी इनकी दोनों की 13-13 महीने की रहती है। तो आप लोग कौन सा महापैक ले सकते हो? आप लोगों को किताबों की ज़रूरत है तो आप लोग ये वाला ले लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला ले लें, ठीक है। इस वाले महापैक पे जाइए आप लोग, और यहाँ पर जाके देखिए कितने रुपए का है ये, 9,500 रुपये का है। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाकर लिखिए क्या Y742 और इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई कर देंगे आपके 2,375 रुपये बच जाएंगे। ये वाला बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 7,124 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बैच है, आप लोग ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को किताबें वगैरह की ज़रूरत है, बुक्स वगैरह की, या फिर अपने आप को टेस्ट करना है आप लोगों को, तो CUT आर्ट्स पे जाइए। CUT आर्ट्स पे जाने के बाद ये रही हमारे पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह है काफ़ी सारी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज़ है। टॉपिक वाइज की भी CUT आर्ट्स की टेस्ट सीरीज़ दिख रही है हम लोगों को। इंग्लिश लैंग्वेज और GT की टेस्ट सीरीज़ दिख रही है हम लोगों को। इसके साथ साथ अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स नहीं है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, लीगल स्टडीज़ की भी टेस्ट सीरीज़ है अगर किसी के पास लीगल स्टडीज़ है तो। और ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें 120 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ है CUT 2024 के लिए। आप लोग क्या कर सकते हो, बाय नाउ पे जा सकते हो। यहाँ जाकर क्या लिखना है आप लोगों को, Y742 लिखना है और आप लोगों को अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करेंगे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, 1,500 रुपये के आसपास आप लोगों को 120 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आधा 24/7 का ऐप भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ई-बुक्स वगैरह चाहिए तो आप लोग क्या करिए, आप लोग जाइए CUT आर्ट्स पे। CUT आर्ट्स पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ई-बुक्स दिख रही है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की भी दिख रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स अगर आप लोग iPad से क्या कहते हैं उसको, फ़ोन से, लैपटॉप से पढ़ने में एकदम माहिर है तो आप लोग ई-बुक्स ले सकते हैं। वरना फिर आप लोग बुक्स के ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं अपने पास, इंग्लिश के लिए भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, और सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चारों है तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ जाने के बाद देखिए कितने रुपए की किताबें हैं। ये किताबें आप लोगों के घर तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि घर तक तो पहुँचाई जाएगी लेकिन डिलीवरी के चार्जेस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल चार्जेस नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद लिखिए Y742 और इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे अपने को 262 रुपये बच जाएंगे। अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है दिवाली की वजह से। 786 रुपीज़ में आप लोगों को ये 4 किताबें मिल जाएगी और आप लोगों के घर तक पहुँचाई जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ में कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्या करिए, मुझे मेल करिए, ठीक है। मेल करेंगे, बात हो जाएगी अपनी, फ़ोन पे ही बात कर लेंगे और फिर अपन ये वाला बैच ले लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज वाली क्लास जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।